चलो सही जगह पहुंच गया। रहने दो, रेस्ट करने दो। तो शुरू किया जाए। हो गया टाइम। आ रहे हैं लोग अभी। 2 मिनट बचे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक सब मामला हो गया था, डन है ना। उसके सवाल वाल भी हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हेड डालिए। अब आपको जो पढ़ना है वो ये है कि रेट लॉ कैसे निकालते हैं। रेट लॉ किसका किसका निकालेंगे। एक तो रेट लॉ निकालेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन का, और एक निकालेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, और एक निकालेंगे सूडो रिएक्शन का। तो इन डाल लीजिए रेट लॉ। रेट लॉ क्यों पढ़ना चाहते हैं, देखें। देखिए, 3 प्रकार की रिएक्शंस हैं। एक का नाम है एलिमेंट्री, एक का नाम है कॉम्प्लेक्स, दो पे चर्चा थोड़ी बहुत हुई है, और एक का नाम होता है सूडो रिएक्शन, है ना। तो 3 रिएक्शंस होनी है जो पढ़नी है आपको। पहली एलिमेंट्री, दूसरी कॉम्प्लेक्स, और तीसरी सूडो। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है सिंपल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन। और सूडो थोड़ा अलग प्रकार की है, इस पर बिल्कुल भी चर्चा अभी तक नहीं हुई। तो अब ध्यान दें, इन 3 चीजों में हमें दो दो बातें पढ़नी है। इन तीनों रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी पढ़नी है, और इन तीनों रिएक्शंस की ऑर्डर। टोटल कितनी बातें पढ़नी है? 6। तीनों की मॉलिक्यूलरिटी, तीनों की ऑर्डर। उनमें से कुछ बातें हम जानते हैं। बताएं कौन कौन सी बातें आप पढ़ चुके हैं। क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी जानते हैं? पता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? या तो +1 होगी, या तो +2 होगी, या तो उसके ऊपर जाती नहीं है। बताएं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी पढ़ चुके हैं? इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी बात हो चुकी है पहले। तो ये सब डिस्कशन हो चुके हैं। तो टोटल 6 बातों में से कितनी बातें आप जानते हैं? 2 जानते हैं, 4 और जाननी है। 4 कौन कौन समझ पा रहे हैं? एक तो इसकी ऑर्डर बताओ, इसकी ऑर्डर बताओ, और इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया तो सब कुछ बताओ। टोटल कितनी बातें पढ़नी है हमको? 4 बातें। 4 बातें पढ़ने का मतलब है कि हम अगर इनका रेट लॉ समझना शुरू कर दें तो बातें खत्म होने लगेंगी। तो हम इनका रेट लॉ समझने जा रहे हैं। बताएं, अगर रेट लॉ समझ लिया जाए तो एक तरीके से आपको ऑर्डर का आइडिया लग जाएगा। तो पहले इसका रेट लॉ समझेंगे, फिर इसका समझेंगे, और इसको तो अलग से पढ़ेंगे, पूरा ही इसको पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले इन डालें, रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मान लें आप क्लास करने के बाद बाहर निकले एक दिन, और कोई आदमी आपको थप्पड़ मार के भाग गया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप 8 बजे निकले, और 8 बजे गेट पे निकलते कोई आदमी आपको थप्पड़ मार के भाग गया। एक दिन हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि इत्तेफाक होगा, किसी और को मारने आया होगा, मुझे मार के चला गया होगा। मान लीजिए दूसरे दिन ये घटना फिर से हुई, आप फिर निकले, फिर वही समय, वैसा ही थप्पड़, वैसी दिशा, वही गाल, वही हाथ, सब कुछ वैसा ही था, आइडेंटिकल। तो आपने कहा हो सकता है उसे दोबारा से गलतफहमी हो गई हो। फिर आप अकेले जाने लगे क्योंकि आपको लगा बगल वाले को मारने आया होगा, मुझे मार के चला गया। कई बार क्या होता है, सवारी की जगह सामान उठा लिया जाता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अब ध्यान दें, मान लीजिए फिर आप अकेले जाने लगे। अकेले जाने लगे तो तीसरे दिन भी वही घटना हुई, सेम, बिल्कुल रिपीटिशन। फिर ये काम आपके साथ रोजाना होने लगा। जब रोजाना होने लगा तो आप फिर, आपको आदत सी लग जाएगी। आपको अगर किसी दिन वो थप्पड़ ना पड़ा तो आप विचलित हो जाएंगे, कहेंगे कहाँ हो, आओ ना, समय हो गया समय हो गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बयान लिया जाए कि अभी तक की घटनाओं के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप ऐसा कहेंगे कि सामान्यतः मुझे इस समय पे, इस जगह पे, इस प्रकार का एक थप्पड़ पड़ता ही पड़ता है, और कभी ना पड़े तो मुझे परेशानी होती है।
इसलिए मैंने सामान्यतया लगा दिया है जनरली, ठीक है। अब इसी प्रकार का यहां भी कॉन्सेप्ट है। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन पलट लेकर के आए कहीं लैब में, ऐसा नहीं कि हम कहीं और बैठे बैठे निकाल रहे हैं, हम लैब में गए, लैब में हमने एक एलिमेंट्री रिएक्शन निकाली और उसका हमने ऑर्डर का आंसर निकालने की कोशिश करी। जब हमने उसका ऑर्डर निकालने की कोशिश करी तो हमने उसका रेट लॉ निकाला। रेट लॉ निकालना इतना आसान नहीं था क्योंकि रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो एक्सपेरिमेंट किया, डेटा कलेक्ट किया, टेबल बनाई, टेबल में जैसे हमने सवाल लगाए थे वैसे डेटा कलेक्ट किया, कंसंट्रेशन इतना था तो रेट इतना था, फिर इतना हो गया तो इतना हो गया। फिर हमने बड़ी मेहनत के साथ जाकर के उसकी ऑर्डर निकाली, और जब ऑर्डर निकाली तो पता चला कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आ गई। ऐसा एक रिएक्शन में हुआ। जैसे पहली बार थप्पड़ जब पड़ा था तो आपने क्या कहा था, इत्तेफाक हो सकता है। उसी प्रकार से जब पहली एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ ऐसा हुआ तो लोगों ने सोचा इत्तेफाक है, शायद अगली के साथ ना हो। फिर उन्होंने अगली रिएक्शन ली, दूसरी रिएक्शन, दूसरी का भी डेटा कलेक्ट किया, लैब गए, ऑर्डर निकाली, ऑर्डर फिर से मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आ गई। और इस बार भी आपने सोचा शायद फिर से इत्तेफाक हो गया हो। ऐसा आपने 100 बार किया, 100 में से 100 बार ऐसा ही हुआ। जब 100 अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शंस की ऑर्डर निकालने पे हर बार ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आती गई, तो फिर आपसे जब बयान लिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जैसे उसने बयान दिया था जनरली, वैसे आप भी क्या कह देंगे, जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आती है। अब ये जो बयान है, ये बयान कोई थ्योरेटिकल बयान नहीं है। जैसे आपको जो थप्पड़ पड़ा है वो कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ी है। उसके लिए आप बाहर गए समय और एक एक्सपेरिमेंट किया आपने और आपको थप्पड़ पड़ा, तो वो कैसा पूरा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल। इसी प्रकार से जो बयान आप दे रहे हैं, जो आप कहने जा रहे हैं कि एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आती है, ये थ्योरेटिकल बयान नहीं है। ये कैसा बयान है, एक्सपेरिमेंटल। तो क्या ऑर्डर थ्योरेटिकल हो गई? ऑर्डर आज भी एक्सपेरिमेंटल है। वो पूरा बयान भी कैसा है, वो पूरा बयान एक्सपेरिमेंटल है। बयान को लिखेंगे, और इसको समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस बयान को समझा जाए तो इसके लिए आपको लैब जाना होगा, यहां बैठे बैठे नहीं समझ सकते। लिखें, जनरली इन द केस ऑफ, generally in the case of elementary reaction, generally in the case of elementary reaction, it is found, generally in the case of elementary reaction it is found by the study of, by the study of kinetics of several elementary reactions, by the study of kinetics of several elementary reactions, that the order of elementary reaction, that the order of elementary reactions comes out equal to, comes out equal to its molecularity, comes out equal to its molecularity। तो क्या कह रहा है, समझ पा रहे हैं? लैब में आप गए और लैब में जाने के बाद आपने कहा कि कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जनरली ऑर्डर आती है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही आ जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, हर सवाल में नहीं होगा। ये सिर्फ तब होगा जब रिएक्शन सिंपल हो। अब मान लीजिए आपको सवाल देता है, मान लीजिए 3 रिएक्शन है और आपसे कहता है तीनों रिएक्शन एलिमेंट्री हैं, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। सवाल में ये गिवन है कि तीनों एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। 3 एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। आपको बताना है कि तीनों का रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो बताएं, आप जैसे आपसे वो रेट लॉ मांगेगा आप कहेंगे कि रेट लॉ कोई थ्योरेटिकल थोड़ी होता है, रेट लॉ तो कहां से निकलता है, लैब से।
तो आप पहला पॉइंट कहेंगे कि रेट लॉ बताने के लिए हमें लैब जाना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। वो कहेगा नहीं एक्सपेरिमेंट ना करो, ऐसे ही बताओ। तो आप कहेंगे फिर मेरे को तुम ऑर्डर बता दो, ऑर्डर बता दोगे तो मैं रेट लॉ बता दूंगा। उसने कहा ऑर्डर भी नहीं बताएंगे। तो आप कहेंगे तुम मुझे टेबल दे दो। टेबल समझ रहे हैं? टेबल का मतलब है टेबल फॉर्म में मुझे डेटा दे दो। डेटा दे दोगे तो मैं ऑर्डर खुद निकाल लूंगा और तुम्हें रेट लॉ बता दूंगा। उसने कहा टेबल भी नहीं है। बातचीत समझ रहे हैं कैसी हो रही है? उसने बोला रेट लो बताओ, आपने कहा लैब जाने दो, उसने कहा नहीं जाना कहीं नहीं। आपने कहा यहीं यहीं बैठे बैठे ऑर्डर बता दो, उसने कहा ऑर्डर भी नहीं। आपने कहा टेबल बता दो, उसने कहा टेबल भी नहीं। अब आप क्या कहेंगे? कहेंगे रेट लो नहीं है, तो कहेगा नंबर नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो मतलब आपको चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन टिक करना मजबूरी है अगर, तो आप क्या टिक करेंगे? आप वो टिक करेंगे जैसा सामान्यतया जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में होता है। क्या होता है कि इनकी जो ऑर्डर आती है वो मॉलिक्युलरिटी के, तो बताएं इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी दिख रही है? तो आप यही इसकी ऑर्डर मान लेंगे और आप रेट लॉ देंगे R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे ए के ऊपर पावर 1 आएगी, बी के ऊपर 1 आएगी, जो मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर है। यहाँ पे बताएं। तो ये सब आपने क्या मानते हुए आंसर दिए हैं? पहली बात तो 21 चीज के आंसर है, तो आप कहेंगे ये सब किसके आंसर है? रेट लॉ के। ये सब क्या मानते हुए आपने आंसर दिए हैं? ये। और ये जो बात आई है, ये बात क्या घर बैठे आ गई है? ये पूरी बात ही एक्सपेरिमेंटल है। और अगर वो जो बयान आपने लिखा था वो पूरा बयान एक्सपेरिमेंटल है, तो क्या ऑर्डर आज भी एक्सपेरिमेंटल ही है? तो ऑर्डर थ्योरेटिकल नहीं होती है। अगर आप ये सोचें कि मैं तो ऑर्डर देख के बताने लगा तो ऑर्डर तो मुझे थ्योरेटिकल लगने लगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो पूरी बातें आप लिख रहे हैं, ये तभी लिख पाएंगे जब ये बात सही मानी जाए। और ये बात सही तभी मानी जाएगी जब वो बयान सही माना जाए। और वो बयान यूं ही नहीं आ गया, वो बयान तब आया जब आपने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया, कम से कम 100 अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर, तब जाके वो बयान आया है। तो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल माना जाएगा। ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके आगे बढ़ो, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके आगे बढ़ने का मतलब है आपने पावर 1 वाला केस कर लिया, 2 वाला कर लिया, 3 वाला कर लिया, थोड़ा और आगे बढ़ो। तो और आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि ऑर्डर अगर मॉलिक्युलरिटी के बराबर है, तो जो काम मॉलिक्युलरिटी नहीं कर सकती वो इस बार ऑर्डर भी नहीं कर सकती। मॉलिक्युलरिटी क्या क्या कर सकती है? मॉलिक्युलरिटी या तो एलिमेंट्री में क्या होगी, +1, या तो +2, और या तो +3। अगर मॉलिक्युलरिटी इनमें से होगी तो ऑर्डर भी इन्हीं में से होगी। तो एलिमेंट्री के केस में आपको ऑर्डर इसके अलावा कुछ और नहीं मिल सकती, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इनके अलावा कुछ भी नहीं मिल सकती। ठीक है? तो चार नहीं टिक कर सकते आप। अच्छा, इसका मतलब कभी मान ले समेशन 4 आ रहा हो, तो मान लें ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ समेशन करने पे 3 से अधिक आ रहा है, तो फिर आप क्या समझाएंगे उसको? कहेंगे फिर वो एलिमेंट्री नहीं होगी, फिर वो कैसी रिएक्शन होगी? फिर उसके बाद देखें ध्यान से तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगी, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी, वो कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, और उसमें फिर ऐसी बातें आप करेंगे नहीं। एक और बात, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका हिस्सा बन सकती है, इस कॉन्सेप्ट का? नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, अगर ऑर्डर जीरो होगी तो फिर मॉलिक्युलरिटी को भी जीरो होना पड़ेगा, और मॉलिक्युलरिटी कभी शून्य हो नहीं सकती, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी जीरो होने का मतलब कोई है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करा रहे हो? तो लिखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन will never be an elementary reaction. Zero order reaction will never be an elementary reaction. एक और पॉइंट लिखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मिलती है तो आप टिक करेंगे कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़े। सवाल कैसे आएगा इस पे बेस्ड? ले जाओ।
व्यक्ति को भी ले जाओ, मोबाइल को भी ले जाओ। इनमें से कोई भी नाम दिया गया मान लीजिए, और आपको पूछा गया रेट ऑफ विल बी, ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ऊपर आता है। हाँ भाई, अब ये सवाल है, तो बताएं आप क्या करेंगे। चार ऑप्शन में से आपको टिक करना है कोई एक, और ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री, ये लिखा होना जरूरी है, या फिर ये लिखा हो, या फिर ये लिखा हो, इनमें से कुछ भी एक बात लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लिखा ही नहीं और आपने कहा कि लो भाई मैंने ऐसे दे दिया। हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सवाल में कुछ मेंशन ही ना हो और आप कहें कि अब तो मैं डेटा ही नहीं देखूंगा। मान लो उसने आपको टेबल दी, आप कहें कि अब तो मैं टेबल ही नहीं देखूंगा, अब मैं देख के बता दूंगा, तो हर सवाल में देख के बताने वाला आंसर थोड़ी सही होगा। हो सकता है वो कैसी रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो सूडो हो। तो आप हर रिएक्शन में ये काम थोड़ी करेंगे, ये तभी करेंगे जब क्या क्या कंडीशन हो बताएं। या तो ये इनमें से कोई नाम लिखा हो और कोई डेटा ना दिया हो, मतलब कोई टेबल है नहीं आपके पास, कोई एडिशनल डेटा है नहीं। एडिशनल डेटा का मतलब मैंने डबल कर दिया, तुम 4 गुना हो गया रेट, इसको डबल करने पे रेट 4 गुना हो गया, दोनों को डबल करने पे 8 गुना हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेबल नहीं, कोई डेटा नहीं, और ये सब लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे जनरली जो होता है वो मानते हुए। और बताएं जनरली इसमें क्या होता है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के, और आप कहेंगे कि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है तो पावर भी दोनों की टिक करके निकल लगे। क्लियर है मामला। अब आ जाए इसके बाद, एलिमेंट्री का हो गया, कॉम्प्लेक्स पे आ जाए। अगला काम है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हिंट डालें रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिखें।
सवाल नोट कर। हाँ भाई, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है फाइनली। सवाल समझ लें पहले। ये जो आपके पास है ये फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इस फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर जो लिखी हुई है वो इसकी मैकेनिज्म है। तो ध्यान दें यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म दी हुई है। ये इसके अंदर स्टेप्स हैं, पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये जो पहली रिएक्शन है ये रिवर्सिबल स्टेप है। इसमें ये जो K1 है ये कौन है? K फॉरवर्ड। और ये जो K-1 है ये कौन है? K बैकवर्ड। के भी आपने पढ़े ही होंगे। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसका मामला कैसा है? K2। ये वाला स्टेप फास्ट है, ये वाला स्लो है, और इन सबको जोड़ करके आपको ये वाली मिली है। जोड़ करके देख लें, ये कट जाएगा। देखें ये इससे कट जाएगा, बचेगा 2NO + 1O2 gives 2NO2। चेक करें। बताना क्या है? बताना है कि ये जो फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसका के इफेक्टिव कितना है। के इफेक्टिव का मतलब रेट कांस्टेंट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? सवाल समझ गए? अब अगर आपको के इफेक्टिव बताना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना पड़ेगा। अगर आप इसका रेट लॉ लिख लेंगे तो के इफेक्टिव तो उसमें अपने आप ही आ जाएगा। रेट लॉ के अंदर ही तो आता है ना के। तो कुल मिला के हमें इसका रेट लॉ बताना है। इनडायरेक्टली वो जानना चाहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखोगे, यही सवाल है। रेट लॉ लिखने का मतलब आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो आपको कुल मिला के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड बताने जा रहे हैं तो आप उसके अंदर मैकेनिज्म में घुसेंगे, क्योंकि बाहर से बैठे बैठे स्पीड तो मिल नहीं सकती इसकी। क्यों? क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो आपको अंदर तो जाना ही होगा। तो इसकी स्पीड को जानने के लिए हम कहाँ चले गए? अंदर। अंदर मतलब मैकेनिज्म। एक और बात समझे, किसी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कई सारी मैकेनिज्म भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसा बयान लिखा जाए कि मैकेनिज्म डेफिनेट होती है तो ऐसा भी जरूरी? आप ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ते होंगे तो एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसका मतलब एक दी गई पर्टिकुलर रिएक्शन की एक से अधिक मैकेनिज्म भी समझाई जा सकती है। मैकेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिससे वो हुई हो। वो रास्ता किसी ने देखा थोड़ी है, वो रास्ते का सिर्फ आप अनुमान लगा रहे हैं, और वो अनुमान एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि ये उसकी मैकेनिज्म मानते हुए आप यहाँ पहुंचिए, आपको ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी होगी, पूछा जाएगा दो ऑप्शन है, आप कौन सी मैकेनिज्म को सही मानते हुए आंसर को टिक कर सकते हैं। दो दो मैकेनिज्म दी जाती है और कहा जाता है ये वाली सही है या वो वाली सही है या फिर दोनों ही सही है। तो कई बार आंसर दोनों ही होते हैं। तो आप ये समझ पा रहे बात इंपॉर्टेंट कि आपको एक लाइन मिल सकती है सर्सन रीजन में कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक से अधिक मैकेनिज्म भी समझाई जा सकती है। तो डेफिनेट मैकेनिज्म नहीं होती है, वेरिएबल हो सकती है। फिलहाल आपको इसको मानते हुए ये समझानी है। अब आप इसके अंदर घुस गए। अब इसके अंदर घुसे तो एक आपको फास्ट स्टेप मिला और एक आपको। ध्यान दें ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये सब कैसे हैं? ये जो लिखे हुए हैं ये कैसे हैं? ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? ध्यान दें इसमें से ये वाला कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये खुद एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ध्यान दें रिवर्सिबल रिएक्शन अपने आप में मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप क्यों है? क्योंकि उसमें दो स्टेप हैं, एक आगे जाने वाला और एक पीछे आने वाला। आगे जाने वाले को आप कैसे पढ़ेंगे? 1NO + 1NO gives 1N2O2 with rate constant K1। पीछे आने वाले को कैसे पढ़ेंगे? 1N2O2 gives 1NO + 1NO with rate constant K-1। तो इसके अंदर बताएं कितने स्टेप है? तो ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन थोड़ी है। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं? सिर्फ एक होता है। इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन अपने आप में कैसी होती है? तो इसको भी हम बाद में अलग से पढ़ेंगे कि इसको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मानते हुए इसकी भी काइनेटिक्स को समझा जा सकता है, वो एक अलग विषय है।
फिलहाल आप ये समझे कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 एलिमेंट्री स्टेप है और यहाँ पे एक। कितने एलिमेंट्री स्टेप से बनी है? 3 एलिमेंट्री स्टेप है। और एलिमेंट्री स्टेप में आपने एक बात पीछे पढ़ी थी कि ये सब अगर एलिमेंट्री स्टेप्स हैं इसके अंदर, तो बताएं एलिमेंट्री में क्या पढ़ा आपने? जो भी एलिमेंट्री स्टेप आप मानेंगे उन सब में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर मानी जाएगी। तो मतलब ये वाला जो स्टेप है इसमें भी ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर, ये वाला जो स्टेप है इसमें भी, और ये वाला जो स्टेप है इसमें भी। अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाले स्टेप में ऑर्डर क्या मानोगे तुम, तो आप कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और इसकी 1 है, तो ये इनकी ऑर्डर होगी। बैकवर्ड स्टेप में ऑर्डर क्या मानोगे? इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो यही ऑर्डर है। रिएक्टेंट ये बन जाएगा ना भाई बैकवर्ड के लिए। तो आपसे पूछे कि इसमें क्या मानोगे, तो आप कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 और इसकी 1, तो यही इन दोनों की ऑर्डर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती? अब आपको बताना क्या है? बताना आपको इसकी स्पीड, इस कॉम्प्लेक्स की स्पीड बताने के लिए आप कहां घुस गए? इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कितने प्रकार के स्टेप है? 2। एक स्लो है और दूसरा। आप स्लो के पास जाते हैं क्योंकि फास्ट आपको कुछ बता नहीं पाएगा। फास्ट इतना फास्ट है, वो वेरी फास्ट जैसा फास्ट है। आपको पहली क्लास में बताया गया था कि अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही हो तो उसकी काइनेटिक्स को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप किसके पास जाते हैं? स्लो के पास, और इससे कहते हैं कि तुम मुझे रेट निकालने में मदद कर सकते हो। तो इसने पूछा किसका रेट निकालना है, तो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स वाली का रेट निकालना है। तुम उसके मैकेनिज्म के अंदर दिखे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो इसने कहा ओके। तो बताइए ये जो स्लो स्टेप है वो क्या कर रहा है? रेट को डिटरमाइन करने में मदद कर रहा है। ये आरडीएस है। आरडीएस का फुल फॉर्म, किसका रेट डिटरमाइन करने जा रहे हैं आप? कॉम्प्लेक्स का। मदद कौन कर रहा है? स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप इज द आरडीएस फॉर फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये स्टेप आरडीएस माना जाएगा। अब अगर आरडीएस माना जाएगा तो इसको उठा लें आप बाहर, इसको बाहर निकालें। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो पहला पॉइंट ऐड कर लें, स्लो स्टेप इज द आरडीएस। और बताएं वो एलिमेंट्री भी है, और अगर वो एलिमेंट्री है तो उसके अंदर उस स्लो स्टेप के लिए आप क्या मान के चलेंगे? ऑर्डर इक्वल टू, और इसकी मदद से आप रेट को डिफाइन करेंगे। तो रेट कितना आएगा बताओ? K2 इंटू N2 O2 पावर 1 और O2 पावर, चेक करें, ये बन जाएगा रेट कांस्टेंट। ये ऑर्डर आ जाएगी 1 और इसकी ऑर्डर भी। तो इससे जो रेट आएगा वो आता है R इज इक्वल टू K2 इंटू N2 O2 पावर 1 O2 पावर 1। ये आपने जो रेट बताया है वो किसका रेट बताया है? ये आपने रेट बताया है स्लो स्टेप की मदद से। आप कहेंगे जो स्लो स्टेप का रेट होगा वही लगभग लगभग रेट किसका होगा? कॉम्प्लेक्स का। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन वही लगभग लगभग कॉम्प्लेक्स का भी रेट होगा। क्योंकि दूसरा स्टेप देखिए, 2 स्टेप है जो हमारे आंसर दे सकते थे। ये स्टेप आपकी कोई मदद कर नहीं पा रहा, तो जो आंसर देंगे वो आप इसकी मदद से देंगे। तो इसकी मदद से आपने आंसर दे दिया, और आपने कहा कि हम इतना ही बता सकते हैं फिलहाल कि इससे जो रेट आ रहा है वही करीब करीब किसका रेट हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स का, अप्रोक्सीमेट रेट। तो आप उसको कह के निकल लेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अप्रोक्सीमेट रेट यही है। अगर इसमें कोई समस्या ना होती तो आप यहाँ पे बता के ऐसा निकल जाते हैं, लेकिन इसमें एक तकनीकी समस्या है। तकनीकी समस्या ये है कि इसमें एक व्यक्ति है जो इंटरमीडिएट निकल आया। कौन आदमी इंटरमीडिएट है? N2O2। तो यहाँ पे देखने से पता चला कि जो N2O2 है वो इंटरमीडिएट है। अब पहला सवाल उठता है कि इंटरमीडिएट है, कैसे पता चला? देखें, जो बन के खत्म हो जाए या बना फिर खत्म हो गया वो इंटरमीडिएट है। जो फाइनल रिएक्शन में कहीं ना दिखे, कहीं ना दिखे मतलब इधर भी नहीं उधर भी नहीं, एक जगह भी दिख गया तो इंटरमीडिएट नहीं है। कहीं ना दिखे तो वो इंटरमीडिएट है। तो बताइए N2O2 कौन है? अब बताएं इंटरमीडिएट से आपको क्या एलर्जी है? आ गया तो क्या दिक्कत है? आने दो। आप कहेंगे कि इंटरमीडिएट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि इंटरमीडिएट की वजह से रेट में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए बताओ? क्योंकि इंटरमीडिएट जितना बनेगा उतना ही बीच में खत्म हो जाएगा।
तो फाइनली वो रेट पे असर कैसे डाल सकता है? बना खत्म हो गया, बना खत्म हो गया, नेट में उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो वो हमारे रेट लॉ के अंदर नहीं आना चाहिए। तो बताइए इसको हटाएंगे क्या? हटाने के लिए क्या करोगे? काट दो यहां से, ऐसा काट देंगे तो इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे? दोनों फर्क समझते हैं? तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको हटाएंगे तो किसी को लाएंगे जिससे बैलेंस बना रहे। अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो पहले ये तय करें कि उसकी जगह आएगा कौन। इसकी जगह कौन आएगा? इसकी जगह ध्यान दें, आप रिवर्सिबल रिएक्शन के पास जाएं, वो बताएगा। इसके पास जाएं, हमेशा किसके पास जाएंगे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए? रिवर्सिबल। फास्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कभी आपके पास दो दो फास्ट स्टेप हो, लेकिन उनमें से भी आप किसके पास जाएंगे? रिवर्सिबल के पास क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है? देखिए रिवर्सिबल में जो ये वाली साइड है और वो वाली साइड है, दोनों बैलेंस रहती हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल है। और उसी बैलेंसिंग का फायदा उठा करके आप किसी को हटा करके किसी को रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में मान लीजिए दोनों तरफ एक व्यक्ति, एक झूला होता है, तो झूले में दोनों व्यक्ति बराबर मास के खड़े हुए हैं, इधर भी एक आदमी, उधर एक दूसरा आदमी, तो बैलेंस बना हुआ है। अब अगर आप किसी एक को हटाएंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आप अगर किसी को हटाएं तो दूसरे को वहां पे लाके रखें, नहीं तो मामला गड़बड़ है। तो वही कार्यक्रम यहाँ भी, यहाँ बैलेंस बना हुआ है, आप अगर इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे इसको रख देंगे तो बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए हमेशा हम सब्स्टिट्यूशन के लिए किसके पास जाते हैं? रिवर्सिबल के पास। चलें, रिवर्सिबल के पास गए आप। रिवर्सिबल में क्या लिखा है अभी? 1NO, 1NO रिवर्सिबल, 1N2O2। ये कौन है? K1, और ये कौन है? ठीक है। अब बताएं, यहाँ पे दो प्रकार के रेट होंगे, एक रेट फॉरवर्ड और एक, फिर बताएं उसको जब बराबर करते हैं तो इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम पे आप क्या केसी लिखते हैं? इतना तो पढ़ा ही होगा। केसी क्या होता है बताओ? के फॉरवर्ड अपॉन, एक तो ये होता है, और क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी होता है। ठीक है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को क्या K1/K-1 भी लिख सकते हैं? के फॉरवर्ड ही K1 है और के बैकवर्ड ही K-1। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर लिखो तो वो भी ठीक है। तो N2O2 के ऊपर पावर कितनी आएगी, और नीचे NO के ऊपर 1 और 1 दोनों के ऊपर अलग अलग, ओवरऑल 2। तो ऐसा लिखना सही है। ये कोई पूछे कहां से आया तो आप क्या बताएंगे, ये केसी कैसा निकलता है? जब आप आरएफ को आरबी के, आरएफ कौन है? कोई पूछे आरएफ कौन है तो आप कहेंगे आरएफ की वैल्यू है के फॉरवर्ड इंटू NO पावर 1, NO पावर 1, दो बार NO पावर 1। और बताएं आरबी कौन है? रेट बैकवर्ड, रेट बैकवर्ड ये है, तो रेट बैकवर्ड इज इक्वल टू के बैकवर्ड इंटू N2O2 पावर 1। उनको बराबर कर दें, इन दोनों को बराबर कर दें तो ये आ जाएगा KF/KB की वैल्यू, इसी को केसी बोल देते हैं। बराबर बात है। अब एक सवाल ये उठता है कि पावर वही क्यों आ रही है जो यहाँ कोफिशिएंट है? देखिए इन तीनों के जो कोफिशिएंट है वही इनकी पावर क्यों आ रही है? तो आप कहेंगे क्योंकि ये वाली भी एलिमेंट्री है और वो वाली भी एलिमेंट्री है। समझ पा रहे हैं? फॉरवर्ड भी एलिमेंट्री, और तो जब फॉरवर्ड को एलिमेंट्री मानेंगे तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर, और जब बैकवर्ड को एलिमेंट्री मानेंगे तो ये ऑर्डर भी मॉलिक्यूलरिटी के। तो पावर में वही लोग आएंगे जो उनकी कोफिशिएंट है। समझ पा रहे हैं? इसलिए ऐसा। अब इसमें से हमें किसको हटाना है? इसकी जगह पे बताओ, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो। इधर भेजोगे तो N2O2 पावर 1 की जगह कौन आएगा बताओ? सब्स्टिट्यूट करना है तो N2O2 पावर 1 की जगह आएगा K1 अपॉन K-1 इंटू NO पावर 2, ये इधर आ जाएगा पूरा। तो इसको भेज दो इसके पास, तो ये सब मल्टीप्लाई होके वो बन जाएगा। अब बताइए क्या सब्स्टिट्यूशन के लिए माहौल एकदम तैयार है? अब आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है? N2O2 पावर 1 को, तो उसकी जगह क्या लिखोगे? ये पूरा। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इसकी जगह पे, ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे कहां पे? यहाँ पे। और जैसे आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। पुट कर लेते हैं। क्या पुट करोगे इसकी जगह पे? ये आएगा इसकी जगह पे, और ये तो अपनी जगह ही रहेगा।
K2 अपनी जगह ही रहेगा, तो बताओ आंसर क्या बनेगा। देखो पहले क्या था, R इज इक्वल टू K2 इंटू N2 O2 पावर 1 था, O2 पावर 1 था। इसकी जगह पे क्या रख दिया तुमने, इसकी जगह रख दिया K1 अपॉन K माइनस 1 इंटू NO पावर 2। ये इसकी जगह रखा गया है और O2 अपनी जगह है। ये आंसर है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लो, तो बन जाएगा K2 K1 K माइनस 1 NO पावर 2 O2 पावर 1। क्या ये जो आंसर अब आया है ये बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ अलग करने की जरूरत, कोई पूछे क्या निकाला है, ये निकाला क्या है, तो आप कहेंगे ये कौन है, तो आप कहेंगे ये रेट है। किसका, रेट ऑफ फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई पूछे ये क्या निकाला है, ये के इफेक्टिव है। किसका के इफेक्टिव है, फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई पूछे ये जो आए हैं ये कौन है, ये ऑर्डर है। तो आपसे पूछा जाए ऑर्डर ओवरऑल कितनी आ गई फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो 3। कहानी खत्म है। कोई पूछे जो पूरा लिखा है ये कौन है, ये क्या निकाला है, तो ये रेट लॉ है। किसका रेट लॉ है ये, तो ये रेट लॉ है फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। बस समाप्त, इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता वो आपसे। और बताएं आंसर क्या आ गया फिर, के इफेक्टिव का आंसर कितना आ गया, यही पूछा गया था, सवाल पढ़ लें, नोट करें पूरा। इधर का हो गया, बताओ, यही हो गया, ये तो सबसे पहले लिखा था। सब ठीक हो जाएगा फिर। क्या कर रहा है, पंखा ऐसे खेल लो क्या। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेप। ये तो पहले ही बात हो चुकी है। चले, दबाव बना तरीके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती ना, एलिमेंट्री क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए एलिमेंट्री में, और मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जीरो होगी तो रिएक्शन का आंसर होगा। तो फिर ये तो कंफर्म है कि एलिमेंट्री नहीं, एलिमेंट्री नहीं तो दो ही चॉइस है, या तो सूडो होगी और या तो कॉम्प्लेक्स होगी। सूडो एक अलग ही प्रजाति है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री नहीं है इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है।
मतलब कुछ इस प्रकार का है कि समझदार नहीं है तो बेवकूफ है। मैंने ये नहीं साबित किया कि वो बेवकूफ है, मैंने साबित किया कि वो समझदार नहीं। समझ रहे? चलें आगे, अब तो जल्दी खींचें फटाफट। तो बात समझ में आ गई, एक बार और बता देते हैं जल्दी से क्या क्या हुआ है, फिर इसके सवाल देख। अब हम चर्चा कर रहे हैं लोग, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? चलें, एक बार और सुन लो भाई पूरी बात। कई लोगों को 2 बार में समझ में आती है इसलिए। 3 वाले तो फिर मिले नहीं अभी तक। मैंने 2 बार समझाया, आज तक किसी को कोई बात समझ में आ गई है? मैक्सिमम 2 बार। तीसरा वाला ढूंढ रहा है। चलें, सुने ध्यान से, यहां से फिर से एक बार बात जल्दी सुन लें। देखिए, आपको बताना क्या था, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट बताना था। तो आप उसकी मैकेनिज्म के अंदर तो जाएंगे। 2 प्रकार के स्टेप हैं, स्लो और फास्ट। आप स्लो के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि फास्ट आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। स्लो को इसलिए कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइन आप कर किसका रहे हैं? कॉम्प्लेक्स का। मदद किसकी ले रहे हैं? स्लो की। तो पूरी बात यह है कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बराबर। फिर आप इस स्लो स्टेप को बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, तो आप इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम मानते हुए इसका रेट लिख सकते हैं, जो कि ऐसा होगा। और ये लिखने के बाद बात यहीं खत्म हो जाती और आप कह सकते थे कि करीब करीब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसकी स्पीड भी लगभग लगभग यही होगी, अप्रोक्सीमेटली। और ये कह के आपको बात को खत्म कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ गई। N2O2 इंटरमीडिएट निकल गया, और इंटरमीडिएट जो होता है वो सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे फाइनल रेट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बना और खत्म हो गया तो कंट्रोल कैसे करेगा? और जितना बना उतना ही खत्म हो गया, तो उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो वो स्पीड को कैसे कंट्रोल करेगा? तो उसे हटाना होगा। हटाने के बाद, हटाने के लिए हमेशा हम किसके पास जाएंगे? रिवर्सिबल के पास जाइए, उसका केसी लिखिए। केसी के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पावर आप वही लगा देंगे जो कोफिशिएंट है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों समय जाते समय आप ऑर्डर को मॉलिक्यूलरिटी के बराबर मान रहे हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेप एलिमेंट्री हैं, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। इसलिए ये सब पावर सेम आ गई हैं। फिर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें, ये इसकी वैल्यू है, इसको उठा करके यहाँ पुट कर दें। इतना ही काम बाकी था। और जैसे आप पुट करेंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा और ये आंसर है। ये फाइनल आंसर आ चुका है, ये ऑर्डर आ चुकी है, ये इफेक्टिव के इफेक्टिव आ चुका है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ आ चुका है, उसका रेट आ चुका है। कहानी समाप्त है। अब वहां जब प्रश्न आता है तो ऐसा नहीं आता है, फिर कैसा आता है वो सुनो। वहां जनरली जो सवाल आते हैं, ऐसा भी आने पे कोई बैन नहीं लगा है, लेकिन ऐसा जनरली आता नहीं है। वहां कैसा आता है सुने। वो पूछेगा आपसे रेट लॉ बताओ, इसी का सेकंड पार्ट सवाल का, रेट लॉ फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछेगा। ऑप्शन जो आपको देगा, वो कुछ ऐसे देता है। पीछे वाले सवाल और इस वाले सवाल में आपको कुछ अंतर नजर आया क्या? ठीक है ना? पीछे वाला जो सवाल था उसमें मैं के इफेक्टिव जानना चाहता था उससे, देखें। तो के इफेक्टिव जानना चाहता था, तो आपको मैंने मजबूर किया कि अब ये सब करें, ये करे बिना आप निकाल ही नहीं सकते के इफेक्टिव। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा। लेकिन ये जो सवाल इन्होंने दिया है उसमें के इफेक्टिव जानने में वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। के इफेक्टिव की जगह वो आदमी हर बार क्या लिख दे रहा है? के। तो वो अंदर क्या है वो जानना ही नहीं चाहता, तो आप बताएं क्यों। वो सिर्फ क्या जानना चाहता है? पावर बता दो। अगर ऑर्डर सही बता दी तो आंसर आ जाएगा। तो वो सिर्फ किसमें इंटरेस्टेड है? ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। अब अगर ऐसा सवाल है तो आपको एक जुगाड़ देते हैं जिससे ये सवाल जल्दी हो जाए। ऐसे सवाल में क्या करिए,
सबसे पहले स्लो स्टेप को पकड़ो, बताओ स्लो स्टेप क्या था अपना। स्लो स्टेप देखो ये वाला N2O2 O2 gives to NO2, इसको उठा लो। तो बताएं अगर स्लो स्टेप पकड़ा जाए तो स्लो स्टेप ये था। अगला स्टेप ये कि स्लो को देखते हुए आरडीएस मानते हुए प्रोपोर्शनैलिटी लिख दो। इस बार इक्वालिटी मत लिखो, K2 है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, प्रोपोर्शनल। इक्वल लगाया ही नहीं, क्योंकि इक्वल लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहता कि कांस्टेंट कौन है, तो हम क्यों बताएं। हम सवाल को मॉडिफाई कर लेंगे, हम मान लेंगे कि यहां से मैंने इक्वल हटा दिया है, और जैसे इक्वल हटेगा तो ये लोग भी हट जाएंगे, तो मैं मान लूंगा या इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है। वो ऐसे ऑप्शन देता है, मुझे ऐसे दिखते हैं, और अगर ऐसे दिखते हैं तो सारा खेल किस में करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में। हम क्यों इक्वालिटी पे जाएं, टाइम बर्बाद होगा। तो बताएं क्या लिखे हैं, N2O2 पावर 1 और O2 पावर, ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिख दी। अब क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक आदमी इंटरमीडिएट है क्या, कौन आदमी इंटरमीडिएट है, इसको हटाना होगा। हटाने के लिए किसके पास जाऊं, रिवर्सिबल के पास। हटाने के लिए हमेशा बोलेंगे क्या, रिवर्सिबल के पास, फास्ट नहीं बोलना है। तो बताएं रिवर्सिबल को देखते आपको समझ में आ रहा है ये रिवर्सिबल है, और बताएं रिवर्सिबल की दोनों साइड बैलेंस होती है, लेफ्ट वाली और, तो उसका फायदा उठाएं। फायदा कैसे उठाएं, देखिए इधर NO1 तो इधर बन जाएगा NO स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे ना दोनों, और इस तरफ इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये मतलब कौन, N2O2 पावर। तो ये चीज जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको हटा के इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी में इसकी जगह पे क्या लिख दें बताओ सीधे, NO पावर, और जैसे आप ऐसा करेंगे आप चेक करें आपको आंसर मिल चुका है। यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू, इसकी जगह क्या लिख दें, NO पावर 2, और O2 अपनी जगह ही है, तो ये आंसर है। पावर आप चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म है। कांस्टेंट क्या वो जानने में कोई इंटरेस्ट, उसने पूछा नहीं तो मैंने कोई बताया नहीं, समझ रहे हैं। तो बताइए पूरी स्लाइड ये पूरी स्लाइड के बजाय क्या इतने में काम हो गया, ये नोट करें, पेपर में ये करना है। और अगर इंटरमीडिएट ही नहीं होता तब तो कहानी और भी ज्यादा आसान थी, तब तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना है, कहानी शुरू में खत्म हो जाती है। एक और कंफ्यूजन लोगों को होता है, लोगों को ये गलत फहमी भी कभी कभी हो जाती है कि इतना करने के बाद तुमने पावर 2 और 1 हासिल करी, ये तो मुझे सीधे दिख रही थी, तो देखो मैंने जुगाड़ बना दिया, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, आखिरी में तुम्हें भी यही मिला है, तो क्या मैं तुमसे तेज हो गया हूँ। देखिए कह रहे हैं वही 2 और 1 यहाँ भी आ रहे हैं, सीधे देख के बता देते हैं। तो ये महज एक इत्तेफाक है, ऐसा कभी कदार होगा, ऐसा हर सवाल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि कभी कदार होगा, तो ये मत कर देना। वो काम किसमें करा जाता है जो सीधे लिखा जाता है, एलिमेंट्री, ये तो कॉम्प्लेक्स है। सवालों पे आए, चलें हो गया। बताओ, बढ़िया। अरे हो गया, कितना लिखोगे, चलें। तो बस स्लो स्टेप को लिखें, उसमें जो इंटरमीडिएट उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, और सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमेशा किसके पास जाएं, रिवर्सिबल के पास, दोनों साइड बैलेंस होती है, इसकी जगह ये लिख दें, कहानी खत्म। और इसमें कुछ पेन भी नहीं चलाना था, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस सही हो जाती तो ये सब दिमाग में भी आप कर सकते थे। फिर दिमाग में कैसे करते हैं, इसको देखें कसके, देखें इसको देखें तो स्लो स्टेप ये, तो ये दोनों पावर में आएंगे, N2O2 1 O2 पावर 1,
प्रोपोर्शनैलिटी में। फिर N2O2 पावर 1 की जगह आप क्या लिख देंगे? देखो यहां से क्या लिख दोगे, NO पावर 2, खत्म हो गया। इसकी जगह आ जाएगा NO पावर 2, ये अपनी जगह रहेगा, आंसर है। कहाँ सीखे जैसे वो तो यार उनका मोर देन वन ए, वहाँ सिंगल ए। ये सब हो चुका है। एक दूसरी स्लाइड लेते हैं इसमें नहीं। ये लो। सफेद पे सफेद लगा तो काला मिट जाता है। तगड़ी चीज नहीं। देखिए ये सवाल है, नोट करें सवाल जल्दी से, करने की एक्टिंग करें। इतना तो करें कम से कम आपका पड़ोसी आपकी इज्जत करे। एडजेसेंट आदमी तो इज्जत करना ही चाहिए ना, अल्टरनेट ना करे तो भी। रिवर्सिबल नहीं है कोई इससे, नहीं हो पाएगा। वहां डिमांड नहीं करनी, जो है उसी में करना है सवाल। पेपर में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती चीजें तो इमोशनल नहीं हो जाना होता है। बेस्ट ऑप्शन टिक करके निकल आया। और वैसे भी इसमें जरूरत भी नहीं। बताएं क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखें, फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सवाल पढ़ें। फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन। वो इसकी बात कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसके नीचे जो दी है वो उसकी, ये उसकी मैकेनिज्म है। जोड़ के देखो इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ो। देखो सी से सी कट जाएगा, बचेगा 2a प्लस बी गिव्स डी प्लस सी। यही है देखो, बराबर। तो ये उसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? स्लो को। तो ये क्या कहता है, ज्यादा कुछ मत लिखे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी पे चलें। स्लो को बाहर निकालें पहले। स्लो को बाहर निकालते आप लिखें आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर। उसके बाद ये देखा करें कि इन दोनों में से क्या कोई इंटरमीडिएट है। चेक करने का तरीका है कि ए को आप ढूंढें कहाँ, मेन रिएक्शन में। मिल गया तो इंटरमीडिएट नहीं है। बी को ढूंढें, मिल गया, वो भी नहीं है। कोई इंटरमीडिएट नहीं तो खत्म हो गया। लगभग लगभग यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी रेट होगा। और ये बता के आप निकल लें और आप कह दें कि आंसर है प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 बी टू द पावर। कांस्टेंट क्या, वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बताएं क्यों। क्लियर? आप कभी सोचे मैं लगभग लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि केवल अकेली स्लो रिएक्शन थोड़ी डिसाइड कर देती है कि स्पीड कैसी होगी। ध्यान नहीं, ये आपको प्रोपोर्शनैलिटी तो बता देगी, ये आपको ये बता देगी कि रेट ए और बी पे किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये आपको कांस्टेंट के बारे में जानकारी नहीं दे रही है। कांस्टेंट ऊपर नीचे हो सकता है तो आपको अप्रोक्सीमेट रेट यही मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। डिपेंडेंसी का आइडिया ये आपको दे देगी, वही आपको पूछा जाता है। चले, ये तो सस्ता था काफी। अगला ले, सवाल नोट करें जल्दी से।
बताओ बताओ, मेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये होगी अपनी, इसकी ये मैकेनिज्म है। इसमें से हम किसको पकड़ेंगे? स्लो को। इसको बाहर निकालो। तो कहता है जुगाड़ की सबसे पहले आप स्लो को पकड़े, और स्लो को पकड़ने के बाद यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी में 1 1 पावर लगा दें। तो ए पावर कितना, B2 पावर कितना, इतना डन है। फिर यही आंसर हो जाता अगर कोई इंटरमीडिएट ना होता तो। लेकिन इंटरमीडिएट है या नहीं है? ए को ढूंढो, कहां ढूंढोगे? मेन रिएक्शन में ए दिख गया क्या आपको? कह रहे A2 तो दिख गया, तो उसी के अंदर तो ए होता, तो ऐसी बातें नहीं करनी। ए नहीं दिखा, A2 है वो, तो यानी कि ए इंटरमीडिएट है। यहां नहीं दिख रहा है तो इंटरमीडिएट है। B2 है, B2, B2 दिख गया तो B2 इंटरमीडिएट नहीं है। तो किसको हटाना पड़ेगा? ए को क्या करें, काट दें या सब्स्टिट्यूट करें? तो एलिमिनेट नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब ये हटेगा तो इसकी जगह कुछ और आएगा, वो पता करना है। वो कैसे पता होगा? रिवर्सिबल के पास जाए, फास्ट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ठीक है, रिवर्सिबल के पास जब आप जाएंगे तो उसकी देखिए ये वाली साइड 1 1 वाली और ये वाली साइड दोनों बैलेंस होंगी। तो इसके पास हम गए, बताओ लेफ्ट साइड में कौन है? A2 पावर लिख दो। राइट साइड में उसको बैलेंस कौन कर रहा है? A पावर 1 A पावर 1, मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ठीक है क्या? सुनते जाओ, फिर लिखने से क्या होगा? समझ गए तो ठीक है। देखिए समझ गए तो लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं समझे तो लिख के भी क्या हो जाएगा। अब समझिए, तो पहले सुना करिए बात को। देखिए इधर हो गया A2 पावर 1 और इधर हो गया A2 अब आपको उठाना किसको है? इसको उठाना है। तो जिसको उठाना है उसमें नजर बनाए रखिए। कभी कभी ऐसा होगा कि वो किसी और के साथ होगा, या उसके साथ कुछ अतिरिक्त सामान होगा। मान लो कोई जा रहा है अपने साथ, काफी सारा सूटकेस ले जा रहा है, आपको व्यक्ति को उठाना था, अब आप सूटकेस थोड़ी ले आएंगे। समझ पा रहे हैं? तो जो उठाना है उस पर नजर बनाए रखिए और उसको इंतजार करिए कि वो उस फॉर्मेट में आए। अभी हमें उठाना किसको है? A पावर 1 को। अभी ये किस फॉर्मेट में? A पावर 2। हम इंतजार करेंगे कि ये A पावर 1 के फॉर्मेट में पहले लाया जाए, तब इसको उठाएंगे। अपने आप नहीं आएगा, तो अपने आप नहीं आएगा तो इसको आप थोड़ा सा अप्लाई करें कुछ। अंडर रूट ले लें दोनों तरफ। अंडर रूट लेने का मतलब समझते हैं? पावर में बाई 2 हो जाएगा इधर भी, और जो उधर होगा, क्योंकि बैलेंस बना होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी है, वही इधर भी होगा। अब बताएं ये क्या हो गया? A पावर 1 और इधर कौन आ गया? A2 पावर 1/2। तो क्या बिल्कुल सही फॉर्मेट में आ गया? अब जिस व्यक्ति को आपको उठाना था, आप उस पर नजर अगर बनाए हुए हैं, तो जैसे वो सही फॉर्मेट में आ जाए उसकी जगह इसको पुट कर दें। जैसे पुट करेंगे यहाँ कौन आएगा बताओ? A2 पावर 1/2 और B2 अपनी जगह बना हुआ है। आंसर है। पावर पूछी गई थी तो पावर बता दो। बताएं, पावर हो गई 1/2 और 1, जोड़ दें कितना आंसर है ऑर्डर का ओवरऑल? तो ओवरऑल ऑर्डर किसकी बता रहे हैं हम? फाइनल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितनी?
हेलो, हाँ भाई, चलें इस पे हैं। देखिए, बात ये चल रही थी कि आपने सबसे पहले स्लो स्टेप को पकड़ा और स्लो स्टेप से आपने लिख लिया मामला, और फिर उसके बाद आपको लगा कि एक को हटाना होगा भाई। किसको हटाना होगा? इसको हटाना होगा। अब जब इसको आप हटाने गए तो रिवर्सिबल में कहा कि इसके साथ एक और व्यक्ति भी बगल में है। तो जो बगल में उसको भी थोड़ी साथ में ले आओगे कि चलो तुम भी चलो, चल ही रहा था। जिसको ले जाना है आप सिर्फ उतना ही काम करें। तो क्या करें फिर? दूसरे व्यक्ति से कहो कि इधर आओ। ऐसे थोड़ी आएगा, तो बुलाना पड़ेगा। तो आपने उसको बुलाया, बस ठीक है, आ गया। तो बताएं, जब इधर ये आएगा तो बताएं क्या करेगा इधर आकर के? ये डिवाइड हो जाएगा इधर। डिवाइड होकर जो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी। तो देखो ये -1 हो गया। अब बताओ ओ पावर 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? अब ये अकेला हो गया, इसको उठा लो। इसकी जगह पे क्या ये पूरा लिख दें? जैसे ये पूरा लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे लिखते ही मामला हो जाएगा O3 + 1 O2 -1। ये तो इसकी जगह आ गया और O3 अपनी जगह ही है। तो ये एज इट इज है, खत्म ही आंसर। आंसर आ गया R प्रोपोर्शनल टू O3 पावर +2 और O2 पावर -1। सही जवाब पीछे। क्लियर है जवाब? दोनों तरफ से आती है ना, देखना पड़ता है। चलें भी, क्लियर। अब ये सब सवाल थोड़ा जल्दी भी हो सकते थे, मतलब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, और भी इससे जल्दी हो सकते थे। हालांकि ये भी जल्दी ही है, इससे और तेज कर सकते हैं क्या? आओ देखें, नोट कर लो पहले। हो गया है? रेट लॉ में कॉम्प्लेक्स में कुछ भी आ सकता है भाई। कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता कि रेट लॉ में रिएक्टेंट ही आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल। कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ध्यान दें, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो कोई भी चीज रेट लॉ में आ सकती है, मतलब रेट को कंट्रोल कर सकती है। एलिमेंट्री जैसा मामला नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो चीज खत्म हो रही है फिर वो बन भी रही है, तो बहुत सारे स्टेप्स में चल रहा है, तो कोई भी आ सकता है। आगे बढ़िए, अब जरा जल्दी करने का तरीका सुनो। मान लो ये वाला जल्दी करना है तुम्हें, इतना कुछ हटा दो, ये सब छोड़ो, सीधे यहाँ पे आइए। ध्यान सुनना, यहाँ से फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहा है। उसने आपको पावर पूछी है ना, तो पावर पे फोकस करते हैं। पहले सबसे किसके पास जाऊं? यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे। तो ये कहता है कि सबसे पहले आप दोनों के ऊपर 1 1 लिख लें। किसके ऊपर 1 1 है? इसके अंडरलाइन कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें, ऐसे। ये तो सवाल में लिखा होगा। तो A1 है, B2 1 है। ठीक है, अब इनमें से किसी को हटाना है क्या? किसको? जो नहीं दिखा ऊपर, कौन? ए। इसको हटाना है, मतलब इसकी पावर डिस्टर्ब होगी, ये तो मेंटेन रहेगा। तो क्या इसको एज इट इज कॉपी कर दें? क्योंकि B2 वाले में कोई डिस्टर्बेंस। यहाँ पे कौन आएगा, बस ये प्रश्न है। और ठीक है क्या? क्योंकि हमें इसकी पावर डिस्टर्ब करनी है, इसकी थोड़ी डिस्टर्ब करनी है, तो ये तो एज इट इज बना रहेगा। A पावर 1 की जगह कौन आएगा वो बता दो बस। तो देख लें यहाँ से। देखो यहाँ पे कितना है? A² यहाँ कितना है? A2 1। यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ 1 है। यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 1/2 होगा। तो इस 1 की जगह बताओ यहाँ पावर में कौन आने वाला? खत्म हो गया मतलब। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर कितनी है? तो 2 और 1 कनेक्टेड है क्या ये? तो कल को अगर मान लो यहाँ 2/2 कर दें तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो बताएं इस 1 की जगह कौन आने वाला है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पावर में 1/2 हो जाएगा। किसकी पावर है उसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। पावर क्या है उसमें इंटरेस्टेड, तो बताएं। यहाँ 1/2 आ गया, ये अपनी जगह है, यहीं पे दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना? खत्म। कितनों बात समझ में आ गई? सीधा एजेंडे का। तो क्या इतना लिख के सवाल खत्म कर सकते थे? इतना भी मत लिखो भैया। पेपर में सब करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी करना होता है। इस पे आइए, इसमें भी आप थोड़ा जल्दी करना, देखेंगे ये सब भी मत लिखें, छोड़ें, नए सिरे से स्टार्ट करें। सबसे पहले किसको पकड़ो? स्लो वाले को। स्लो वाले को देखो ध्यान से, देखना।
ये स्लो है, इसकी पावर बताओ, इसकी पावर। अब किसकी पावर उसमें वो इंटरेस्टेड है, नाम लिखे हैं देखो, तो लिख लो भी, तुम भी लिख लो। ओ पावर कितना और O3 पावर कितना, कितना हो गया। ठीक है, हमें किसी को हटाना है क्या, ओ को हटाना है, क्योंकि ओ फाइनली यहाँ दिख ही नहीं रहा। ओ को हटाने के लिए कहाँ जाओगे, यहाँ पे, यहाँ गए तो बताओ ओ इस तरफ है, ओ के साथ एक आदमी और भी है ये, तो क्या कहोगे इससे, इससे कहोगे भाई साहब उधर चले जाएं, इसको उठाना है, प्लीज बोल रहे हैं, उसमें क्या है। तो बताएं इसको उठाना है तो क्या इसको इधर भेजना पड़ेगा। अब जो आप इसको इधर भेजेंगे तो बताओ क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ वन था, यहाँ वन था, यहाँ वन था, इसको जब इधर भेजोगे तो ये उधर जाके डिवाइड होगा तो -1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे कौन कौन आएगा बताओ, यहीं से दिख रहा है O3+1 आएगा, और ये इधर आएगा तो O2-1। तो इसकी जगह क्या क्या लिख दे बताओ, यहाँ लिख दे O3+1 और O2-1, और ये अपनी जगह बनाई हुआ है कौन, O3+1, चेक करिए आंसर आ गया, O3² O2-1, खत्म। बस समझ में आ गई। तो कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बताइए क्या दो दो लाइन में सवाल खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये सब फुलझड़ी तरह होता है। ठीक है, ये लिख लें। तो बस आपको दो बातें करनी है, दो तीन रूल समझ लें उठाने के। पहला, जिसको उठाना है उसे अकेला करें। दूसरा, अकेले होने में भी अगर उसके साथ सामान वगैरह तो उसका सामान भी पहले हटवा दें, फिर उसको उठाएं, वैसा बना के उठाएं मतलब। चले भाई, ठीक है, अगले पे आइए। अगला कार्यक्रम था, हमें 3 प्रकार की रिएक्शंस को डील करना था। बताओ, पीछे हमने पढ़ा था 3 थी ये, इनमें से बताइए आपको टोटल कितनी बातें पढ़नी थी, 6 बातें। 6 बातों में से बताइए कितनी बातें आप पढ़ चुके हैं। इसकी दोनों हो गई, ऑर्डर डन, मॉलिक्युलरिटी डन। इसकी भी दोनों हो गई, ऑर्डर डन, मॉलिक्युलरिटी डन। 4 डन है, अब कितनी बची, इसकी 2 बचती हैं। अब आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, सूडो क्या होती है, बाकी सब डन है। बताएं इसमें मॉलिक्युलरिटी क्या पढ़ी हमने, 1 2 3। ऑर्डर क्या पढ़ी इसमें, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी की, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी, मीनिंगलेस। ऑर्डर क्या पढ़ी, निकाल लेंगे, कहां से निकालेंगे, उसके सवाल लगाए, ठीक है। तो इसमें दोनों बातें डन है। अब आ जाइए किस पे, सूडो पे। सूडो में नाम में देखिए वर्ड लगा है सूडो, सूडो का मतलब सूडो फोर्स पढ़ते हैं फिर इसमें। सूडो फोर्स को हिंदी में बोलते हैं छद्म बल, छद्म बल। छद्म का मतलब होता है धोखा, तो सूडो का मतलब यहाँ पे है धोखा। जब भी धोखा हो जाए तो समझ जाएं रिएक्शन कौन सी है। और धोखे की पहली सीढ़ी यकीन है। देखिए धोखा शुरू ही वहीं से होता है, तो पहले यकीन आएगा, फिर धोखा आएगा, और फिर यकीन नहीं आएगा, यही साइकिल है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सूडो का मतलब क्या है। सूडो का मतलब है आप कुछ अपेक्षा कर रहे थे किसी से, और वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो आपको लगा धोखा हो गया। तो समस्या कहाँ है, समस्या अपेक्षा में है, आप करते नहीं तो होता नहीं है। तो सूडो में ऐसा ही होता है, आप कुछ सोच रहे थे और वैसा नहीं होगा, और जब वैसा नहीं होगा तो आप फिर कारण ढूंढने जाएंगे, और आप समाज को बताएंगे कि आपके साथ धोखा हुआ। लॉजिक है, आइए देखें, लॉजिक को समझते हैं। अच्छा, धोखे के कुछ कारण भी होते हैं, कारणों पे जाना नहीं चाहते लोग, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही हो। लिखें, सूडो रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन is sometimes altered by the conditions. The order of a reaction is sometimes altered by the conditions. Altered का मतलब change. Second point लिखें, order will not becomes equal to, second point, order will not become equal to expected answer. Expected answer के ब्रैकेट में लिखें molecularity. Order will not become equal to expected answer,
और एक्सपेक्टेड आंसर के ब्रैकेट में लिखें मॉलिक्यूलरिटी। क्या कह रहा है इसको समझिए थोड़ा। देखिए आपने एक रिएक्शन ढूंढी, रिएक्शन दिखने में बिल्कुल सामान्य थी तो आपको लगा कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर। भाई एक स्टेप में कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो आप उसे कैसी रिएक्शन की तरह डील करेंगे, सिंपल। तो दिखने में बिल्कुल सिंपल थी, दिखने में बिल्कुल सामान्य थी, तो वहीं से धोखा शुरू हुआ। अगर दिखने में कॉम्प्लेक्स होती तो फिर तो आप कॉम्प्लेक्स वाला काम करते, मल्टी स्टेप करते, कहानी खत्म हो जाती। दिखने में बिल्कुल सामान्य थी तो आपको लगा कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, यही एक्सपेक्टेड आंसर है। ये आप सोच रहे थे, ये आपकी अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो आपने कहा कि धोखा हुआ है, और जब धोखा हुआ है तो आपने कहा इस रिएक्शन का नाम क्या दिया जाए। अब सवाल में उसने जवाब दिया है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताओ। उसने लिखा है कि ये बदला है कुछ वजहों से। वजहें क्या लिखी है उसने, सम कंडीशंस। तो मतलब उसने कंडीशन अभी तक खुल के नहीं बताई, उसने कहा है कुछ ऐसी वजह रही होगी कि वो बदल गया है। अब हमें लेकिन वजह जाननी है, हम पता करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा गहराइयों में जाना पड़ेगा, मिलना जुलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो आइए पता करें कि ऐसा क्यों हुआ, ये नोट करें पहले। और हम चर्चा करने वाले हैं कि बदलाव हुआ तो क्यों हुआ। उसके लिए एक लाइव एग्जांपल है। रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आलोक कह रहा है आवाज, आलोक को, आलोक बहुत पुरानी बात कर रहा है लग रहा है। चले भाई, तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, हैंड डालिए, लाइव एग्जांपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो देखें क्या होता है, रिएक्शन कैसी होगी। पहले तो ये एस्टर, इसको पानी में डाल दें, मीडियम में प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब देखने में बताइए कैसी रिएक्शन लग रही है। एक बार में लिख दी पूरी रिएक्शन और कुछ नहीं बताया तो कैसी लग रही है, एकदम सिंपल सी लग रही है, सामान्य। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपको ये सामान्य सी लगती है, आप कहते हैं कि जैसा मैं पहले करता था वैसा मैं भी करूंगा। आपसे पूछा कि रेट लॉ क्या लगता है तुमको, तो आप उसे रेट लॉ क्या प्रेडिक्शन देंगे। उसने पूछा रेट लॉ बताओ क्या लगता है, तो आपने कहा कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के मुझे बराबर लगती है, तो मेरे हिसाब से रेट लॉ ये होना चाहिए। इसके ऊपर पावर कितनी लगा दी, 1, और पानी के ऊपर भी। और आपने कहा इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 थे, तो मुझे ऐसा लगा कि बराबर आंसर होगा जैसा पहले होता आया था सिंपल में। और मैंने टिक किया और निकल आया मैं। जब इस आंसर को लैब में भेजा गया तो लैब वाले ने कहा कि आंसर मैच नहीं कर रहा। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन था और वो जो लैब में हुआ है वो रियलिटी है। अपेक्षा और सत्य दोनों के बीच में धोखा है। तो ध्यान में, ये अपेक्षा थी, ये आपने सोचा, ऐसा आपने सोचा और इसे सामान्य मानते हुए ऐसा प्रोटेक्शन दिया, लेकिन लैब में ऐसा नहीं हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया, ऐसा आंसर नहीं। उसे पूछा गया कि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है वो बता दो, और वो क्यों हुआ वो हम समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ऐसा हुआ क्यों, लैब में आंसर में परिवर्तन क्यों आता है। इसकी जो पावर है वो बदल जाती है। पावर क्यों बदलती है उसके कारण पे जाए। मान लें उदाहरण के तौर पे आपने इसके 0.01 मोल लिया, इसके आपने 10 मोल लिया, ये दोनों शून्य शून्य। इसके मैंने ज्यादा मोल क्यों माने, बल्कि बहुत ज्यादा माने। देखिए 0.01 है और ये 10 है, 0.01 का 10 गुना करिए तो कितना बनता है 0.1। 100 गुना करें तो 1, और उसका भी फिर 10 गुना करें, तब जाके आप यहाँ, बहुत अंतर है मतलब दोनों में। तो ध्यान दें 1000 गुने का अंतर चल रहा है, तो इतना ज्यादा क्यों लिया। वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। जब भी आपको हाइड्रोलिसिस शब्द लिखा जाए आप समझ जाएं कि पानी बहुत एक्सेस में होगा। तो पानी को आपने यहाँ पे बहुत एक्सेस में लिया है क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ध्यान दें जब पानी बहुत ज्यादा है तो जब थोड़ी देर बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या हुआ होगा, ये खत्म हो गया होगा, ये लिमिटिंग रीजन बन जाएगा। और ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका एक मोल जाएगा, तो इसका भी एक मोल जाएगा, तो 10 में से 0.01 चला जाएगा। ये दोनों कितने कितने बन जाएंगे। फिर आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे
कि ये व्यक्ति अभी भी कितना है, 10 के आसपास ही 9.99 है, तो लगभग लगभग अभी भी उतना ही है जितना, क्योंकि ये इतना ज्यादा था कि उसमें से थोड़ा सा खर्च होने के बाद भी वो लगभग लगभग उतना ही है जितना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समुद्र में एक मग पानी निकाल लें तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? भैया आप कह दें मैं समुद्र में बाढ़ लाऊंगा, एक मग पानी आप ला के डाल दें तो क्या बाढ़ आ जाएगी? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले से बहुत ज्यादा है, पहले से इतना ज्यादा है कि उसमें से इतना कम खर्च करने से कोई खास फर्क, ये एक्सेस में है। तो आप कह सकते हैं कि जो पानी के मोल हैं वो लगभग लगभग कैसे हैं, उतने ही हैं जितने पहले थे। इसमें फर्क पड़ा, ये खत्म हो गया, लेकिन इसके मोल अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पानी का कंसंट्रेशन है, जैसे आप ये लिखते हैं N/V, इस N/V में जो पानी के मोल है उनमें कोई खास परिवर्तन, इसको सेम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट सेम बोल देंगे। और वॉल्यूम लगभग लगभग उतना ही है, क्योंकि वॉल्यूम तो सब मिला के लाएंगे। तो बताएं N/V की वैल्यू भी कैसी हो गई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो पानी का जो एक्टिव मास हो गया वो भी कैसा हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और अगर ये ऑलमोस्ट सेम रह गया तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 55 पॉइंट, इतना तो पढ़ा ही होगा जी उन्होंने। तो पानी की मोलैरिटी अभी भी वही है जितनी पहले थी, उसमें कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं। लगभग लगभग आप यहाँ चाहें तो थोड़ा एग्जैक्ट चलें तो इसमें अप्रॉक्स लगा दें, लगभग लगभग वही है जो पहले थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन। अब अगर लगभग लगभग वही है तो जब आप लैब में जाएंगे तो ये चीज तो बदल ही नहीं रही। जब ये बदल नहीं रही है तो फिर तो इसके ऊपर रेट को डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि लैब में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक्सेस में है, और एक्सेस में होने की वजह से इसका एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब ये वाला जो कांस्टेंट ये कहेगा कि मैं भी कांस्टेंट, और सुना है तुम भी कांस्टेंट हो, तो आओ हम दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं। तो जब ये दोनों नया कांस्टेंट बना लेते हैं तो उसका नाम दे देते हैं हम के डैश। के डैश के अंदर कौन कौन छिप गया, ध्यान में, के डैश के अंदर ये भी है और के डैश के अंदर अब ये भी है, तो बचा कौन फिर बाहर, बाहर सिर्फ एक व्यक्ति बचा, वो ये है। लेफ्ट वाला यही आंसर बता रहा था, लेफ्ट वाला जो आंसर बता रहा था वो ये बता रहा था, नीचे वाला आप जो बता रहे थे वो कौन सा बता रहे थे? तो आप जो प्रिडिक्शन दे रहे थे वो ये था, जो लेफ्ट का आंसर आया वो ये आया। तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ऊपर जो लिखा है वो क्या है, वो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन, और नीचे जो है वो सत्य है, वो रियलिटी है। दोनों में थोड़ा फर्क है। जब आप दोनों के फर्क को थोड़ा और समझने पे जाएंगे तो आपको पता चलता है कि आपने ये सोचा था, आपने कहा था मुझे लगता था आंसर ऐसा आएगा, लेकिन लैब में जब आपने चेक किया तो आंसर ऐसा हो गया, यहाँ डैश लगाया देख। अब आपका मन करता है पानी को मिस कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे पानी को भी लाओ, तो पानी को लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मन कर रहा है नहीं पानी को लिखा जाए, तो आप कहेंगे पानी तो इसके अंदर ही है, तो फिर यहाँ पानी लिखना है तो क्या लिख दें फिर, 0, H2O पावर 0 का मतलब 1, 1 तो आप किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखें और चाहे ना लिखें कोई फर्क, लेकिन अगर आप मिस कर रहे हैं तो इसको लिख लें। तो बताएं ऊपर जो लिखा हुआ वो क्या है, वो वाला रेट लॉ है जो आपने सोचा था, और ये नीचे जो लिखा है वो जैसे तुम निकले। तो जैसे मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं निकले, तुम बताओ अलग निकले, तुम्हारी ऑर्डर कितनी आ गई, 0 + 1 यानी कि 1। तो बताएं ऑर्डर मैंने सोची कितनी थी, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आएगी। मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी अभी भी कितनी है, ध्यान दें, मॉलिक्यूलरिटी अभी भी कितनी है, तो लेकिन ऑर्डर जब मैं चेक करता हूं तो ऑर्डर की वैल्यू 1 आ जाती है। ये जोड़ें, ये रियलिटी है, ये रियल रेट लॉ है। इसको सूडो रेट लॉ भी बोल सकते हैं आप। सूडो रेट लॉ का मतलब समझते हैं, धोखा होने के बाद जब आपको सच पता चला तो वो जो आया है वो सूडो रेट लॉ, समझ पा रहे? और सूडो रेट लॉ बताता है कि ऑर्डर की वैल्यू 1 आ रही है जबकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, और ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ऐसे रिएक्शन को आप नाम क्या देते हैं, सूडो रिएक्शन। तो मैंने कहा अगर धोखा हुआ है तो कुछ कारण भी रहा होगा, तो क्या कारण जान गए आप, कारण क्या है? कारण ये है कि पानी एक्सेस में निकला, आप उसे नॉर्मल से समझ रहे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा निकला, और इस वजह से धोखा हुआ है। नेक्स्ट हम इसके आगे बताएंगे, इसमें भी कुछ बातें और बाकी है।